का भी दुरुपयोग होता कई बार जी। कई बार जो कानून के रखवाले हैं जिनको उनकी रक्षा को भी दुरुपयोग करते हैं। तो अगर दुरुपयोग से डर के या दुरुपयोग के आधार बना करके जी सरकार आरटीआई को कमजोर करना चाहेगी, वो भी ठीक बात नहीं है। लेकिन आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। एक पूरी फौज आ गई है उमेश जी, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय के कि जो ब्लैकमेल करते हैं लोग एक्टिविस्ट के नाम से। हाँ, एक्टिविस्ट ऐसे बहुत से लोग हैं जी। और उसका नुकसान होता है कि जब ब्लैकमेलर सामने आते हैं तो जो अधिकारी कर्मचारी वो बेचारे अच्छे सूचना देना चाहते हैं, तो वो सहयोग भी करना चाहते हैं एक्टिविस्ट से। जी जी। तो प्लान तो घबराते हैं कि जो आदमी सामने है उसकी नीयत पता नहीं क्या है। भैया आपने कहा कि भाई ठीक है कि सरकारी योजना ऐसा है, आपने कहाँ पैसा खर्चा किया, कौन बेनिफिशरीज है, आपने बता दिया, ठीक है। और उसमें लेकिन जो जेन्युइन वर्कर है वो तो बेचारा ठीक है सूचना लेगा, अपना वो जानकारी व्यक्त करेगा। लेकिन ब्लैकमेलर उसमें से निकाल के ऐसी चीजें निकालेंगे, मान ली दवा खरीदने का मामला हो गया, बहुत ऐसी चीजें हैं, तो उससे निकाल करके वो अधिकारी कर्मचारी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से केसेज हैं। जी जी। तो जाहिर है कि एक हमें तो सरकार को करना पड़ेगा, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि उसमें ब्लैकमेलर को सफलता ना मिले, लेकिन जरूरतमंद को मिल जाए जानकारी। हाँ, आरटीआई कमजोर ना हो, आरटीआई की जो भावना है, मूल भावना है, कमजोर ना हो। तो जो रियल बेनिफिशरीज हैं उनको भी नुकसान ना हो। रंजन जी, ये जो सलाहकार रखा जा रहा है, इसमें जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि आईएएस और जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो एसएएस के अधिकारी हैं, उनकी सेवा से जुड़ी हुई जानकारी, जो कई गोपनीय जानकारी भी होती हैं, तो उन सबको भी देना पड़ता है। तो उनमें से किसको दिया जाए या नहीं दिया जाए, या किस जानकारी को रोका जाए, ये इसके लिए विशेषज्ञ जानकारी देंगे या बताएंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको आईएएस और एसएएस से जुड़ा हुआ मामला है प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से, इसलिए ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है और स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, उसको रखा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, पहले भी चर्चा में आया था कि जब आईएएस संवर्ग बनाने की बात आई थी, प्रस्ताव भेजने की, तो उसके लिए एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चूंकि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मामला है, इसलिए ज्यादा इसको गंभीरता से लिया जा रहा है या रखा जा रहा है? देखिए उमेश जी, अभी जिस स्तर पे हम लोग जो सूचना मिल रही है जी, अभी बताना मुश्किल है कि इसके पीछे भावना क्या है। जी जी। मैंने जैसे आपसे कहा था और आपने भी इस बात को माना था। जी जी। अगर भावना ये है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आरटीआई की जानकारी नहीं है और एक सलाहकार उनको जानकारी के लिए मदद करेगा। जैसे आपने कहा ना कि जैसे आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है सारी, जी, तो उनका जो संवर्ग के बारे में जानकारी लेना, तो आरटीआई में बहुत क्लियर है क्या जानकारी देना क्या नहीं देना, बहुत क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर जानकारी के अभाव में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ऐसी जानकारी ना दे दें या फिर जानकारी की श्रेणी में आती है, जानकारी देना ना दे पा रहे हैं, तो सलाहकार मदद करेगा। कई वाकई सेवा से जुड़ी हुई भी गोपनीय होती है और व्यक्तिगत भी होती है। जी जी। तो जय सलाहकार की रोल यहाँ पे जरूरी है। लेकिन अगर भावना दूसरी है तो उसमें जय सरकार के कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर आरटीआई इससे कमजोर होगा। लेकिन अभी इस स्तर पे ये बताने की स्थिति नहीं हम लोग हैं इसके पीछे भावना क्या है। जी हाँ, बहुत इनिशियल स्टेज है, इसलिए जी आने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, आपका इनसाइड राजतंत्र से जोड़ने के लिए। आरटीआई के लिए मंत्रालय में अब एक सलाहकार की नियुक्ति होगी और वो कर्मचारियों को जानकारी देंगे कि क्या देना है और क्या नहीं देना। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अधिकारी रहे अंजू सिंह बघेल और एमएस भिलाला पर अनियमितता के मामले में कार्रवाई की जाएगी। वैसे दोनों आईएएस अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। विभागीय जांच के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। पेंशन रोकने या राशि की वसूली करने का निर्णय केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही लिया जाएगा। कटनी की तत्कालीन कलेक्टर अंजू सिंह बघेल पर सीलिंग की जमीन निजी भूस्वामियों को देने के आरोप थे। कमिश्नर की जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी। हालांकि जांच पूरी होती उससे पहले ही वे रिटायर हो गई। इसी तरह रतलाम के तत्कालीन कलेक्टर रहे एमएस भिलाला को क्रय नियमों के विरुद्ध खरीदी के मामले में हटाया गया था। जीएडी ने इनकी भी जांच शुरू की थी, लेकिन जांच पूरी होने से पहले वे भी रिटायर हो गए।
मध्य प्रदेश सरकार के जीएडी कार्मिक के अफसरों का कहना है कि दोनों आईएएस अफसरों को जांच में दोषी पाया गया है। दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसके लिए डीओपीटी से अनुमति मांगी गई है। डीओपीटी से अनुमति मिलते ही दोनों रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वैसे रिटायरमेंट के बाद कभी भी वसूली और पेंशन काटने का निर्णय सरकार ले सकती है, लेकिन इसके लिए डीओपीटी की अनुमति जरूरी है। प्रदेश के लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष 63 आईएएस अधिकारियों की शिकायतें लंबित हैं। इनमें लोकायुक्त के पास 35 और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू के पास 28 शिकायतें हैं। जांच एजेंसियां इन शिकायतों के परीक्षण में लगी हैं। अधिकारियों के अनुसार शिकायतों के परीक्षण में गड़बड़ी प्रमाणित हुई तो बाकायदा प्रकरण इन आईएएस अफसरों के खिलाफ किया जाएगा। दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना हो तो डीओपीटी से अनुमति लेना जरूरी है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अधिकारी रही अंजू सिंह बघेल और एमएस बिलाला पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीओपीटी से मंजूरी मांगी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपी दोनों आईएएस अधिकारी फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। विभागीय जांच के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के डीओपीटी से अनुमति मांगी गई है। डीओपीटी से जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद राज्य सरकार इन दोनों रिटायर्ड अधिकारी जो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ पेंशन रोकने या राशि वसूली करने की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये सब काम डीओपीटी की मंजूरी के बाद ही होगा। कटनी की तत्कालीन कलेक्टर रहते हुए अंजू सिंह बघेल ने सीलिंग की जमीन निजी भूस्वामियों को बेच दी थी। ये उन पर आरोप था। जब जो संभागायुक्त की जांच हुई उस जांच में भी जो प्रारंभिक जांच थी वो दोषी पाई गई थी, इसलिए तत्काल अंजू सिंह बघेल को कलेक्टर से निलंबित कर दिया गया था। इसी तरह रतलाम के तत्कालीन कलेक्टर रहे एमएस बिलाला को सामानों की खरीदी के जो मामले में हटाया गया था। नियम विरुद्ध इन्होंने खरीदी कर ली थी। आईएएस अंजू सिंह बघेल और एमएस बिलाला के खिलाफ जीएडी ने जांच शुरू कर दी थी इसके बाद, और जांच पूरी होते होते दोनों ही अफसर सेवानिवृत्त हो गए। चूंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिए अब इनके खिलाफ पेंशन की रोकने की कार्रवाई या फिर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। केन बेतवा लिंक परियोजना के कामों को गति देने जल्द ही दिल्ली में संचालन समिति की एक बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार के सचिव करेंगे। इस समिति में केंद्र सरकार के तमाम संबंधित मंत्रालय के सचिवों के साथ ही मंत्रालय की मध्य प्रदेश की तरफ से जल संसाधन विभाग के अफसरों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में भू अर्जन के लिए करीब 900 करोड़ की राशि इस मीटिंग के बाद मिलने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश की तरफ से बेतवा नदी के कछार में बांधों का निर्माण शुरू हो गया है। केन नदी के क्षेत्र का काम केंद्र सरकार को करना है। मध्य प्रदेश की सरकार अब तक तकरीबन 3000 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार से भू अर्जन के लिए लगभग 900 करोड़ और कैंपा फंड से लगभग 2500 से 3000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में मिलना है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश की 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध हो सकेगी। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना का प्रावधान पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्माण कार्य की वजह से करीब 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है। टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियों का घर है। इसके अलावा केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के विकास से केबीएलपी के दौधन बांध के तहत 6017 हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का भी खतरा है। यह पूरी परियोजना 43,000 करोड़ रुपए की होगी। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 90% राशि खर्च करेगी, जबकि बाकी 10% राशि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को खर्च करना होगी। नदी जोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद में केन नदी पर बांध का निर्माण किया जाएगा। केन नदी से बेतवा नदी को जोड़ने के लिए करीब 221 किलोमीटर की लिंक चैनल निकाली जाएगी, जिससे होकर पानी बेतवा नदी तक पहुंचेगा।
साथ ही इस बांध पर बिजली उत्पादन करने की योजना पर भी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना में 4 बांध बनाए जाएंगे। छतरपुर जिले के डोनन में केन नदी पर एक बांध के अलावा 3 और बांध भी मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा में बेतवा नदी पर बनेंगे। केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2031 मीटर लंबे के अलावा 19,633 वर्ग किलोमीटर जलमग्न क्षेत्र वाले इस डोनन बांध में 2,584 एमसीएम पानी भंडारण की क्षमता होगी। 2,613.19 करोड़ की लागत वाले इस बांध से 2 बिजली घर बनेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी मिली थी। तभी से इस योजना से मिलने वाले पानी को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद चल रहा था। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता के बाद विवाद सुलझा और मध्य प्रदेश की सरकार यूपी को 750 एमसीएम पानी देने पर राजी हो गई। केन बेतवा लिंक परियोजना के कामों को गति देने के लिए केंद्र सरकार जल्दी संचालन समिति की बैठक करेगी। ये बैठक दिल्ली में होगी। केंद्र की संचालन समिति में मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को भी शामिल किया गया है। जल संसाधन विभाग के अफसर भी इस बैठक में शामिल होंगे। योजना में भू अर्जन के लिए केंद्र से 900 करोड़ की राशि इस मीटिंग में सहमति बनने के बाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की तरफ से बेतवा नदी के कछार में बांधों का निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। केन नदी के क्षेत्र का काम केंद्र सरकार को करना है। मध्य प्रदेश की सरकार अब तक तकरीबन 3,000 करोड़ की राशि इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर चुकी है। लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट निदान के लिए वरदान माना जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना से छतरपुर के 14 और पन्ना के 7 गांव विस्थापित होंगे। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना का प्रभाव पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी पड़ेगा। टाइगर रिजर्व में निर्माण की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर है। नदी लिंक के पूरा होने पर मध्य प्रदेश की 8.11 और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी। केन बेतवा लिंक से 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी बनेगी। वाकई ये दोनों ही काम होंगे, पानी भी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना को पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 21-22 के जो बजट में 4,300 करोड़ की राशि रखी थी। इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में भी केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश की सरकार इस परियोजना पर अभी तक 2,916 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। इस परियोजना की लागत 90% केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि 10% राशि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार उठाएगी। दोनों 5-5% राशि खर्च करेंगे। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक हलकों में आजकल एक कलेक्टर की खूब चर्चा हो रही है। कलेक्टर साहब के साइकिल प्रेम से जिले के सभी अफसर परेशान हैं। खास तौर पर साइकिल ने डॉक्टरों की नींद उड़ा रखी है। डॉक्टरों सहित जिले के दूसरे अफसर भी आजकल साइकिल वालों पर अपनी नजर टिकाए रहते हैं। दरअसल कलेक्टर साहब अपनी सेहत बनाने के चक्कर में साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते जिले में चल रहे कामकाज का औचक निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं। आमतौर पर कलेक्टर साहब की साइकिल के रूट में सरकारी अस्पताल पड़ता है, इसलिए अस्पताल का औचक निरीक्षण होना तो लगभग पक्का ही हो गया है। इसलिए डॉक्टर अस्पताल की ओर मुड़ने वाली हर साइकिल पर नजर गड़ाए रखते हैं। पता नहीं कौन सी साइकिल पर सवार होकर कलेक्टर साहब अस्पताल आ जाएं। डॉक्टरों को पता ही नहीं चले और उनकी शामत आ जाए, इसलिए साइकिल पर नजर रखना जरूरी है। छुपे रुस्तम की तरह अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर साहब डॉक्टर को चमकाते भी हैं। चमकाया भी सूबे के वजीरे आला के अंदाज में जाता है। वजीरे आला कामचोर और भ्रष्ट अफसरों को अक्सर कहते हैं, सुधर जाओ, काम ठीक से करो,
नहीं तो कहीं भी नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा।